हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश क्लास 12 का इंग्लिश द रेड ट्रैप, जो एक स्टोरी है, चैप्टर 4। चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। इसकी हिंदी इंग्लिश समरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अबाउट द ऑथर। सेलेमा सेलेमा लेजरलॉफ 1858 से लेकर के 1940 तक वाज ए स्वीडिश राइटर एंड द whose story has been translated into many languages। सेलेमा लेजरलॉफ जो कि एक स्वीडिश राइटर थे, उनकी स्टोरीज थी जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखी गई है। A universal theme runs through all of them, the belief that the essential goodness in the human being can be awakened through understanding love। उनका जो बिलीव था कि एसेंशियल गुडनेस जो काइंडनेस होती है, उसके ज़रिए से, उसके प्रभाव से जो है ह्यूमन काइंड को चेंज किया जा सकता है। द स्टोरी सेट द एडमिट्स एंड द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट कि एडमिट स्टोरी जो सेट करती है एडमिट्स माइंड ऑफ स्टूडेंट रिच इन द आयरन ओर which figure large in the history of the legend of that country। The story is told about the somewhat in manner of the fairy tales कि इनका जो है मतलब जो है एक तरीके से परियों की कहानी के लिए ऊपर प्रभावित है कि इंसान अपने व्यवहार से जो है किसी को प्रभावित करके बदल सकता है। यही इसका रेड ट्रैप का मतलब है। रेड ट्रैप यानी कि जो चूहे पकड़ने वाला एक जाल होता है कि वो होता है चूहेदानी जिसको कहते हैं उसको। इसमें स्टोरी में ये समझाया जा रहा है कि ऑथर जो है समझाता है कि ये दुनिया जो है एक रेड ट्रैप है। यहाँ सब एक दूसरे को फंसा ही रहे हैं और अपना काम निकाल रहे हैं, लेकिन एक चोर को जो है एक अच्छे व्यवहार को से कैसे वो बदल जाता है और उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है अच्छे व्यवहार का कि वो अपनी चोरी छोड़ देता है, यही इस स्टोरी में समझाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हिंदी इंग्लिश समझी। पहले हिंदी को डिस्कस करते हैं फिर इंग्लिश में। कहानी का सार। द रेड ट्रैप एक चूहेदानी विक्रेता की कहानी है जो कि बहुत गरीब जीवन जीता है क्योंकि उसकी कमाई बहुत कम है। उसके पेट पालने के लिए चोरी और भीख का सहारा लेना पड़ता है। वह इस पूरी दुनिया में अकेला और दुखी जीवन व्यतीत करता है, इसलिए वह तरह तरह के विचार बुनना शुरू कर देता है। इसमें एक विचार पूरी दुनिया को एक बड़ी चूहेदानी के रूप में देखने का है। उसने विचार है कि दुनिया में हमें जीवन के सुख सुविधाओं के रूप में विभिन्न प्रकार के चारा प्रदान करती है। यह बदले में हमें दुनिया के जाल में फंसाता है और विभिन्न प्रकार के दुखों की ओर ले जाता है। हर रात पैडलर यानी कि वो जो चूहे विकेरता है उसकी बात। हर रात पैडलर आश्रय की तलाश करनी होती है क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं होता है, क्योंकि वो एक चोर भी होता है। एक शाम उन्हें एक पुराने क्रॉफ्टर ने शरण दी। अगली सुबह उसने अपने गाय के दूध को बेचकर जो पैसे कमाए थे वह उस पैडलर ने चोरी कर लिए थे। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पैडलर ने जंगल के माध्यम से रास्ता चुना जो कि एकांत में था, लेकिन जल्द ही उसने खुद को जंगल में फंसा पाया क्योंकि वह घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहा था। बाद में वह एक लोहे की मील का रास्ता ढूंढता है, वहाँ शरण लेता है और कुछ असामान्य होता है। आयरन मास्टर उसे एक पुराने दोस्त के रूप में गलती से पहचानता है और उसे अपने घर आमंत्रित करता है, जो उस कंपनी का मालिक होता है। पकड़े जाने के डर से बेचारा पैडलर घर जाने से मना कर देता है। जल्द ही उन्हें आयरन मास्टर की बेटी द्वारा आमंत्रित किया जाता है। हालांकि आयरन मास्टर को सच्चाई का पता लग जाता है, लेकिन उसकी बेटी उसे पैडलर को बाहर करने से रोक देती है और क्रिसमस पर अपने घर पे रखने के लिए मना लेती है। क्रिसमस के अगले दिन जब लोहे का मालिक और उसकी बेटी चर्च का दौरा करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वह आदमी एक चोर है जिसने पुराने क्रॉफ्टर के पैसे चुराए हैं। आयरन मास्टर और उसकी बेटी एक चोर को शरण देने के लिए पश्चाताप करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि उस समय तक उसने
क्या क्या सामान चुराया होगा। यह चोरी करने के बजाय एक मोड़ आता है। पैडलर ने आयरन मास्टर की बेटी को एक रेड ट्रैप गिफ्ट किया है। यह धन्यवाद पत्र और रेड ट्रैप के अंदर चुराए गए धन को पाती है। पैडलर ने एडला को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया और उसे चोरी के पैसे को वापस करने का अनुरोध किया। यह कहानी हमें संदेश देती है कि इंसान में अच्छाई कभी आपके कामों को जागरूक कर देती है, उसकी बुराई को रोक देती है अगर कोई किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। चलिए और इसकी डिटेल में करते हैं। एक बार एक आदमी था जो तार से बनी छोटी सी एक चूहेदानी बेचता था। ये चूहेदानी उसके द्वारा अपने खाली समय में बनाई जाती थी। वह भंडार या बड़े खेतों से भीख मांग कर आवश्यक सामग्री इकट्ठी करता था। फिर भी उसकी व्यवसाय उसे कोई लाभ नहीं काम नहीं आ रहा था, इसलिए जीवित रहने के लिए उसने भीख मांगना या चोरी करना पड़ता था। उसके कपड़े पुराने और फटे थे। कुपोषण के कारण उसका गला अंदर की तरफ खिंच गए थे। उसकी आंखों में भूख आसानी से देखी जा सकती है। रेड ट्रैप विक्रेता का जीवन बहुत दुखद और उबाऊ था। वह बेघर था और धीरे धीरे भारी पैरों के साथ वह सड़क पर चला करता था। वह अपनी विचार में खो गया, लेकिन एक दिन वह विचार में एक श्रृंखला में खो गया जिसे उसे बहुत दिलचस्पी पाया। वह आदमी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि पूरी दुनिया की भूमि, समुद्र, शहर और गांव शामिल है जो कि एक चूहेदानी के ही समान है। उसने सोचा कि इस दुनिया के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। ये केवल पनीर और पोर्क की तरह प्रलोभन है, अलावा कुछ भी नहीं था, जिसे हम चूहे को पकड़ने के लिए चारे के रूप में पेश करते हैं। तो उनके अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति खुशी या भोजन आश्रय के साथ खुद को आराम देने की कोशिश करता है, वह एक बार इस झंझट में फंस जाए तो दुनिया के रूप में जाना जाता है। दुनिया में कोई भी कभी भी रेड ट्रैप विक्रेता के लिए दयालु नहीं था, इसलिए वह दूसरों के बारे में बुरा सोचने लगा। यह उसके लिए पसंदीदा शगल बन गया। सुस्त क्षणों के लिए दौरान इन विचारों ने उसे खुश कर दिया, इसलिए वह उन लोगों के बारे में बुरा सोचने रहा जो उससे परिचित थे। वह उन लोगों की कल्पना करेगा जो पहले से ही सांसारिक चीज़ों के झंझट में फंसे थे और वह भी जो इसमें फंसने वाले थे। एक शाम चेतावनी विक्रेता बहुत धीमी गति से चल रहा था। एक शाम चूहेदानी विक्रेता बहुत धीमी गति से चल रहा था। उसने एक छोटी सी ग्रे कॉटेज देखी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। ये झोपड़ी तक गया, रात में आश्रय पाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। आमतौर पर उसे किसी की मदद नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार उसका स्वागत बूढ़े व्यक्ति ने उसकी कुटिया में किया और वह पत्नी और बच्चों के बिना एक अकेला बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा उस रात उसका साथ पाकर खुश हुआ था, तो बूढ़े व्यक्ति ने उसे खाने के लिए कुछ दलिया दिया और फिर अपने तंबाकू को अतिथि के साथ साझा किया। इसके बाद दोनों रात तक कार्ड खेलते रहे। चूहेदानी विक्रेता को महसूस हुआ कि बूढ़ा न केवल अपने दलिया को साझा करने में उदार था, बल्कि अपने रहस्यों को भी वह उसे बताता था कि वह एक अमीर आदमी था जब वह किराए के खेत पर काम करता था। चूँकि अब वह बूढ़ा हो चुका है और काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसे अपने जीवन यापन के लिए अपनी गाय पर निर्भर होना पड़ा। जिस फैक्ट्री में पनीर के और क्रीम का उत्पादन होता था, उसे बेचने के लिए गाय के हर रोज़ पर्याप्त दूध दिया है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वो पिछले महीने गाय के दूध के कारण 30 क्रोनर अर्जित करने में सक्षम था। रेड ट्रैप विक्रेता बूढ़े व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करता था कि
एक गाय उसे इतना कमा सकती है। इसलिए बूढ़े आदमी ने एक चमड़े की थैली ली जो कि खिड़की पर लटका हुआ था और प्रत्येक में से 10 करोड़ के 3 नोट निकाले जो पुराने थे और कुचले गए थे। उसने अपनी मुद्रा पर विश्वास करने के लिए उन मुद्रा नोटों को दिखाया और फिर उन्हें थैली में वापस रख दिया। अगली सुबह पैडलर, रेड ट्रैप और बूढ़ा व्यक्ति दोनों जाग गए क्योंकि कॉर्पर अपनी गाय को दूध देने में जल्दी में था। यह तक कि रेड ट्रैप विक्रेता ने भी महसूस किया कि चूंकि घर का मालिक जाग गया है, इसलिए उसने उसे बिस्तर पे छोड़ देना चाहिए। वे दोनों उसी समय कुटिया से बाहर गए और बूढ़ा दरवाज़ा बंद कर अपने काम पर चला गया। पैडलर ने भी उसे धन्यवाद किया और अपने तरीके से चला गया। लगभग आधे घंटे के बाद रेड ट्रैप विक्रेता कुठरी में लौटा और उसने खिड़की के कांच को तोड़ दिया और थैली लटका दी गई थी जिसमें पैसा था। उसने पैसे चुरा लिए और अपने जेब में रख लिए, थैली वापस अपनी जगह पर टांग दी और चला गया। जब जेब में पैसे होने से पैडलर खुश हुआ था तब उसने जंगल से गुजरने के बारे में सोचा क्योंकि राजमार्ग पर चलना असुरक्षित था, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। इसलिए शुरू में जंगल से चलना मुश्किल नहीं था, लेकिन बाद में यह उसके लिए भ्रमित हो गया क्योंकि वह अपना रास्ता भूल गया था। उसने सही दिशा में चलने से बहुत कोशिश की, लेकिन वह व्यर्थ ही उसने खुद को एक ही जगह पर बार बार पाया। इस समय वह सोचने में लगा कि अब वह भी अन्य लोगों की तरह ही दुनिया के जाल में फंस गया है। उसे पैसे के फरेब में मूर्ख बनाया गया जो उसे बूढ़े व्यक्ति के घर से चुराया था। जंगल ऐसा लग रहा था जैसे कि शाखाओं से भरा जेल हो, एक अभाग्य जेल की तरह लग रहा था। दिसंबर का महीना होने के साथ ही जल्दी अंधेरा छा गया कि उसकी उम्मीद कम होती गई। उनके जीवन के लिए खतरा बढ़ गया और इसलिए उसने आशाहीन होने की भावना भी बढ़ गई। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वह ज़मीन पर बैठ गया और थक गया और घबरा गया कि उसने सोचा कि यह उसका अंतिम क्षण था और जल्द ही वह मर जाएगा। जैसे ही उसने अपना सर ज़मीन पर रखा तो बहुत तेज़ी से नियमित आवाज़ सुनी। वह एक तेज़ ध्वनि थी जो नियमित अंतराल पर आ रही थी। उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि ये आवाज़ें एक लोहे की चक्की से हथौड़े का वार की आवाज़ थी। उसने सोचा कि कुछ लोगों को पा सकता है। इस विचार के साथ उसने कुछ ताकत इकट्ठा की और ध्वनि की दिशा की ओर बड़ी कठिनाई से चलना शुरू कर दिया। रामजो आयरन वर्क्स का एक बड़ा नियंत्रण था, कुछ साल पहले बंद हो गया था। इसमें एक स्मेल्टर रोलिंग मिल एक फर्श था। ग्रीष्मकाल की सामग्री को ले जाने वाली लंबी सपाट तली हुई नाव नहर के नीचे आ जाती थी, जिससे मिल और सर्दियों में सामग्री की आपूर्ति के लिए बड़ा अंतर्देशीय झील बन जाती थी। परिवहन के कारण कोयले की धूल के कारण सड़कों को काली हो जाती थी। क्रिसमस के समय के पास एक लंबी अंधेरी शाम मास्टर स्मिथ और उसके सहायक अंधेरे फरोज में बैठे थे और मिट्टी के पास बनाया गया था, जो एक लंबी शर्ट और एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहने हुए थे। वे दोनों पिग आयरन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो भट्टी के आग के अंदर डालने के लिए तैयार थे, जिस पर एविल पर रखा गया था। एविल फ्लैट टॉप के साथ एक भारी ब्लॉक जिसका उपयोग धातुओं के आकार देने के लिए किया जाता है। उन्होंने तरल को हिलाया और बहुत गर्म था, जैसे ही कुछ मिनटों के लिए गर्मी सहन कर सकता था। उनमें से प्रत्येक को पसीना आ रहा था, जो कि बहुत पसीना आ रहा था। फोर्स के विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनी जा सकती थी। एक बड़ा सा बोल था जो बड़ी ही आवाज़ के साथ आग में हवा निकाल रहा था।
साथ ही कोयले को फटने की आवाज़ भी थी। एक चारकोल के धमाके को भी सुना जा सकता था, जो आवाज़ें मिल के बाहर से आ रही थी। ये जल प्राप्त थे। तेज गति वाली उतरी हवा जो ईंटों की टाइल वाली छत से खिलाफ बारिश की बूंद से टकराती थी। इन विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के कारण था कि लोहार को ये एहसास नहीं था कि एक आदमी को फोर्स के द्वारा खोला गया है और प्रवेश किया गया है। जब तक वह आया तो भट्टी के पास खड़ा था। बहुत से बेघर लोग जाली की रोशनी को आकर्षित हो जाते थे, जो कि खिड़की के शीशों से झांकती थी, जो जले हुए कोयले के काले पाउडर के से ढके हुए थे। वे वहाँ शरण लेना चाहते थे। वे जल्दी आग की मदद से खुद को गर्म कर लेते थे। जैसे कि लोहार अंग तुगाव की आदि थे, वे आदमी के प्रति उदासीन थे। उन्होंने बस उसकी तरफ देखा और रेड ट्रैप विक्रेता की उपस्थिति अन्य घूमने वालों के समान थी। उनकी लंबी दाढ़ी थी, गंदे थे, पुराने पहने हुए कपड़े पहन रखे थे और उनके सीने से लटकती हुई कटारें थीं। पैदल यात्री ने लोहार के अनुमति लेने की कोशिश की ताकि वह एक रात के लिए, यानी कि रेड ट्रैप विक्रेता एक रात के लिए उसके पास रुकना चाहता था, ताकि वे एक रात रुक सके। उन्होंने सिर्फ सिर हिलाकर अभिमानी सहमति से पैडलर को अनुमति दी और एक भी शब्द नहीं कहा। पैदल चलने वाले ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य खुद को गर्म करना और सोना था। उस दिन के राम, जो लोहे की चक्की का मालिक, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने उद्देश्य केवल सबसे अच्छा लोहा बाजार में बेचना था। इसलिए वह रात और दिन दोनों के दौरान श्रमिकों पर नज़र रखता था। मालिक रात के निरीक्षण की यात्रा पर आया था जब पैदल यात्री, यानी कि पैडलर, जो फोर्स के में प्रवेश किया। लोहार के विपरीत आयरन मास्टर ने एक बार पैडलर को देखा, जो भट्टी के इतने करीब बैठा था कि उसके फटे कपड़ों से भाप निकल रही थी। वह न केवल उसके पास गया, बल्कि उसे वाउंडर की टोपी को भी हटा दिया, और जो एक तरफ मुड़ी हुई थी, ताकि वह उस आदमी का चेहरा स्पष्ट देख सके। जब लोहे के मालिक ने पैडलर की टोपी उतार दी तो उसने एक पुराने परिचित निल्स ओलफ के रूप में गलत समझ लिया। उसने उसे पुराना दोस्त समझ लिया। पैडलर ने उसे नहीं जानता था और ना ही उसने पहले इस आदमी को देखा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर इस आदमी ने उसे पुराने साथी के रूप में गलत समझ लिया और उसे दया से कुछ पैसे दिए तो ये अच्छी बात होगी। इसलिए उसने उसे यह नहीं बताया कि वह उसका नेल्स ओलाफ नहीं है, कि उसका वो पुराना दोस्त नहीं है। वो चुपचाप रहा। इसलिए पैडलर ने लोहे के मालिक के साथ ये कहते हुए बातचीत शुरू कर दी कि चीज़ों के साथ उसकी अच्छी तरह से नहीं हुई है। इन पर लोहे के मालिक ने जवाब दिया कि उसने रेजिमेंट को छोड़कर एक बड़ी गलती की थी। वो उसे अपना एक्स आर्मी फ्रेंड समझ रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि यदि वे इस्तीफा देते थे समय रेजिमेंट में काम कर रहे होते तो वे ऐसा नहीं करते। बाद में उन्होंने उसे अपने घर बुलाया, ले जाने के लिए कहा। पैडलर ने लोहे के मास्टर के स्थान पर जाने की इच्छा नहीं जताई। वह एक पुराने सैनिक बड़े घर में जाने के विचार में भयभीत था, जो उसके अनुसार असुरक्षित था, अनुसार सुरक्षित नहीं था। आखिर उसके पास चोरी के पैसे थे। वह खुद को एक खतरे में नहीं डालना चाहता था। इनके इरादे फरेगे में सोने के थे। वह फिर वहाँ से भी बिना देखे ही चले गए। लोहे के मालिक ने अपने दोस्त को दयनीय स्थिति के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने उसे यह कहकर सहज बनाने की कोशिश की कि वह उसे अपने घर आने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए, क्योंकि उसका घर एक साधारण था। उसने कहा कि उसकी पत्नी अब नहीं है और उसने कहा कि इस बारे में
में पता होना चाहिए। फिर उसने उसे बताया कि उसकी दोनों बेटे विदेश में बस गए हैं, केवल उन्हें उनकी बेटी को घर पर छोड़ दिया था। उन्होंने उसे अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए आमंत्रित किया ताकि वह और उनकी बेटी क्रिसमस दावत में कुछ अच्छी कंपनी बना सके। हालांकि आयरन मास्टर ने उन्हें आमंत्रित करने के लिए कोई प्रयास किए, लेकिन पैडलर ने उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तो अंत में वह लोहार सर्जेंटम से कहता है कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टॉले पैडलर फोर्स में उनके साथ रहना चाहता था। फिर वहाँ वह हंसा और चला गया, लेकिन लोहार जानता था कि वह कुछ छिपा रहा है। आधे घंटे के अंतराल के बाद आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनकी बेटी अपने दोस्त को घर ले आ सकती है, क्योंकि उसकी मानता था वह दूसरों को मनाने में बेहतर थी। लोहे के मालिक की बेटी ने अपना परिचारक के साथ मिल में प्रवेश किया, जो कि एक बड़ा फर कोट ले जा रहा था। फिर वह विनम्र लड़की थी जो बहुत ही शर्मीली थी। जब उसने प्रवेश किया तो उसे सभी उसी तरह के वस्त्र थे जो जैसे वे पहले थे। लोहार अभी भी अपनी प्रशिक्षुओं के साथ बेंच पर बैठा था और लोहे पर काम कर रहा था। वह पैदल चली गई और अपनी टोपी उतार दी। पैडलर वो एक आंख खोलकर सो गया। जैसे कि ही उसे देखा, वह चौंक गया और उछल पड़ा। उसने खुद को एडला विलियम्स के रूप में पेश किया। उसे एक कठिन समय के बारे में सुनाकर अफसोस हुआ कि जो वह सामना कर रहा था। उसने उसे समझाया कि वह अपने पिता की अनुमति से उसे घर ले जाने के लिए आई थी। एडला ने पैडलर के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके डर के पीछे का कारण यह हो सकता है कि उसने डकैती की थी और या जेल तोड़ दी थी। इसलिए उसने कहा कि वह किसी भी समय अपने घर को छोड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह चाहती थी कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उस परिवार के साथ ही रहे। एडला बहुत अच्छे तरीके से पैडलर से बात कर रही थी। उसे विश्वास हो गया कि वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। पैदल यात्री यानी कि पैडलर वह वैलेट द्वारा प्रस्तुत फर कोट पहनना और महिला के साथ चल दिया। उसने कमरे में अन्य लोगों को नोटिस करने की भी जहमत नहीं उठाई। घर के रास्ते पर पैडलर को लोग जैसे उसने कई अपराध किया है, उसे इसके लिए दंडित किया जाएगा। उसने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि अगर उसने पैसे नहीं चुराए होते तो वह इस तरह नहीं फंसता। पैसा एक चारा था जो उसे एक जाल में ले गया। अगले दिन क्रिसमस के पूर्व संध्या पर दोनों आयरन मास्टर और उनकी बेटी डाइनिंग टेबल पर थे। आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा कि वह पैडलर के लिए कुछ अच्छा करना और उसके लिए कुछ बेहतर काम खोजने की कोशिश करनी चाहिए। लोहे के मालिक की बेटी ने कहा कि यह देखना अजीब था कि पैदल यात्री इतने कठिन समय में था और ये हाव भाव से बिल्कुल नहीं लगता कि यह व्यक्ति शिक्षित है। यह सुनकर आयरन मास्टर ने स्पष्ट किया कि यह उनकी बुरी स्थिति के कारण था। उन्होंने यह भी कहा कि आदमी साफ सुथरा होने और कपड़े पहनने के बाद अलग व्यवहार करेगा। जबकि पिता पुत्री दोनों ही पैडलर के बारे में चर्चा कर रहे थे तो वे वैलेट के साथ कमरे में दाखिल हुए। वह साफ सुथरा दिख रहा था क्योंकि उसने स्नान किया था और उसके बाल कटे थे। उसने आयरन मास्टर के कपड़े जूते पहने हुए थे, एक शर्ट जिसमें एक झुका हुआ कॉलर और जूते थे जो पूरे पैरों को कवर करता था। अपनी अच्छी तरह से तैयार मेहमान को देखने के बाद आयरन मास्टर बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह उसका साथी नहीं था, दोस्त नहीं था। वह समझ गया कि उसने
किसी अजनबी को अपना पुराना दोस्त समझ लिया है और वह उस पर चिल्लाया और उसे सच बताने के लिए कहा। पेडलर जानता था कि लोहे का मालिक यह पता लग सकता है कि उसका पुराना दोस्त नहीं था, जैसा कि वह पहले से ही यह जानता था कि वह परिणाम के लिए तैयार था। उसे लगा कि शानदार उपचार समाप्त होने वाला है। पेडलर ने उसे ये समझाने की कोशिश की कि उसे दोषी नहीं ठहरा जाना चाहिए, क्यों उन्होंने कहा कि वे केवल फोर्स के में रहने के लिए भीख मांग रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और फिर वे अपने कपड़ों को पहनने के लिए तैयार हैं। इस पर आयरन मास्टर ने झिझकाते हुए कहा कि पेडलर काफ़ी ईमानदार नहीं था और इसलिए वे शेरिफ को बुलाने चाहता था, जो पुलिस होती है। पेडलर शेरिफ के बारे में सुनकर इतना क्रोधित हो जाता है कि मुट्ठी को मेज़ पर मारता है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया एक जाल है और सभी अच्छी चीज़ें पनीर की तरह और सूअर की मांस के छोटे टुकड़ों के चूहे के लिए चारा है और जो इसे फंसाने के लिए पेश किए जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आयरन मास्टर को यह भी कहा कि हो सकता है कि वह आज जेल में कैद हो जाए, लेकिन एक दिन आयरन मास्टर भी इस तरह फंस जाएगा। लोहे के मालिक ने पेडलर के शब्दों को पसंद किया और शेरिफ को नहीं बुलाया और फैसला किया कि लेकिन आयरन मास्टर ने पेडलर को तुरंत घर से निकलने के लिए कहा। आयरन मास्टर की बेटी ने पेडलर को रोक दिया। वह गरीब साथी की मदद करना चाहती थी। सुबह से वह योजना बना रही थी कि क्रिसमस के अवसर पर वह पेडलर के साथ कैसे कैसे खुश कर सकती है। इसलिए उसने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया, उसे रोक दिया। उसने पेडलर के सामने आने वाली कठिनाई को समझने की कोशिश की। उसने कहा कि उसके पास कोई घर नहीं है, वह जहाँ भी गया था वहाँ से बाहर कर दिया गया था और वह हमेशा गिरफ्तार होने से बचने के लिए दौड़ता रहता था। उसने कहा कि वह चाहती थी कि वह शांति के साथ क्रिसमस का आनंद ले, क्योंकि उन्होंने उसे वादा किया था कि उन्हें क्रिसमस पर एक आदमी को दूर नहीं भेजना चाहिए, जिस आदमी को उन्होंने दिन पर खुश का वादा किया था। लोहे के मालिक को अपनी बेटी के खिलाफ जाने का जवाब नहीं मिल पा रहा था। अपनी बेटी से केवल यही कह सकता था कि वह दूसरों को समझने में अच्छी कोशिश कर रही थी, चर्च के पुजारी से भी बेहतर। लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि उम्मीद है, उसके फैसले पर उन्हें कोई प्रतिकूल भाव नहीं पड़ेगा। लेकिन पेडलर को टेबल पर ले गई और उसे खाना दिया। उसने देखा कि उसके पिता ने उसकी इच्छा के लिए सहमति दी थी। पैदल चलने वाला पेडलर वाले ने कोई शब्द नहीं कहा और खाना शुरू कर दिया। हालांकि वह अपने इरादों के बारे में संदिग्ध था और सोच रहा था कि उसने उसे क्यों रोका। खाना खाने के बाद सोने चला गया और उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और गेस्ट हाउस में सोफे पर लेट गया। वह एक बार दोपहर में उठा, लेकिन दोपहर में का भोजन करने के बाद वह फिर सोने चला गया और यह ऐसा था कि उसे कभी भी चैन से सोने का मौका न मिला, जैसा कि उसे जगह पर मिला था। शाम को परिवार में उन्हें जगाया और क्योंकि उन्हें क्रिसमस का पेड़ में बत्तियाँ जलानी थी, वह पलक झपकते हुए वहाँ खड़ा हो गया और उसे यह मोमबत्ती की तेज़ रोशनी से आहत हुई रहा था। फिर वह सोने चला गया। अंत में उन्होंने क्रिसमस मछली और दलिया खाने के लिए फिर से बुलाया। रात में खाना ख़त्म होने के बाद पेडलर ने सभी को धन्यवाद किया। आयरन मास्टर की बेटी से कहा कि जो कपड़े उसने उसे दिए वह उसके पिता की ओर से क्रिसमस उपहार था, इसलिए उन्हें वह अपने साथ ले जा सकता था। उसने अगले क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए अपने परिवार के साथ रहने के लिए भी आमंत्रित और वादा किया कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। पेडलर के पास इसके लिए कोई उत्तर नहीं था।
और उसने आश्चर्य से लड़की को देखा और अगले ही दिन दोनों आयरन मास्टर और उसकी बेटी सुबह सुबह क्रिसमस की सेवा के लिए चले गए और चर्च चले गए। उन्होंने अपने सोते हुए अतिथि को परेशान नहीं किया। लोहे के मालिक और उसकी बेटी दोनों को पता चला कि एक चूहेदानी विक्रेता ने प्रॉफ्टर से पैसे चुराए थे। उन्होंने महसूस किया कि वह वही आदमी था जिसे उन्होंने मेहमान के रूप में रखा है। आयरन मास्टर ने कहा कि यह उनकी बेटी थी जिसने एक चोर को आश्रय देने के लिए जोर दिया। हाँ, वो और सोच रहा था कि कहीं उसने उसके घर से कुछ न कुछ चुरा लिया। घर पहुंचने पर लोहे के मालिक ने वैलेट से पैडलर के बारे में पूछा, अपने नौकर से पैडलर के बारे में पूछताछ की। उसने उसे यह भी बताया कि वह एक चोर है। अपने आश्चर्य के लिए वैलेट ने उसे बताया जो उनका नौकर है। पैडलर ने कुछ लेने के बजाय मिस विलियम्स के लिए एक छोटा सा क्रिसमस उपहार छोड़ा था। आयरन मास्टर की बेटी ने उपहार खोला और यह इतनी बुरी तरह से पैक था कि वह आसानी से अनुमान लगा सकती थी कि पैक के अंदर क्या था। एक चूहेदानी में और 3 कॉर्नर नोट के अलावा एक पत्र था। पैडलर ने अपने मेहमान को धन्यवाद दिया और उसने उसकी ऐसी देखभाल की थी जैसे कि वह एक असली कप्तान है, आर्मी मैन है। बदले में उसने उसे एक चूहेदानी उपहार में दी और उसे चोरी के पैसे वृक्ष व्यक्ति को वापस करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वह लड़की ऐसा जरिया थी जिसने उन्हें एक पैडलर से एक कप्तान के रूप में अपनी स्थिति बढ़ाकर इस संसार की चूहेदानी से मुक्त करा दिया। अंत में उन्हें कप्तान वॉन स्टोहलर के रूप में इस पत्र का दस्तखत किए थे, कि कैप्टन के रूप में अपने सिग्नेचर किए थे। मीन्स के ये जो है पूरी एक स्टोरी है जो कि बताती है कि एक चोर जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया और उसने जो है चोरी करते समय जो है उसकी लड़की ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और वो चोरी करना छोड़ देता है और जो उसने पैसे चुराए थे वो वापस जो है उस वृक्ष व्यक्ति को देने के लिए आयरन मैन की बेटी से कहता है। स्टोरी लंबी थी लेकिन इतना ही इसमें डिटेलिंग है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।